So hello guys, welcome to my channel. Today we are going to study chapter 1 of Indian Economic Development. So इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि ये एक वन शॉट वीडियो है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या था, बिफोर द ब्रिटिश रूल हमारा फर्स्ट टॉपिक है। अब बिफोर द ब्रिटिश रूल के अंदर क्या था, इंडियन इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश प्रॉस्परस थी, एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी, क्योंकि इंडिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। इंडिया बहुत अच्छा एक्सपोर्ट ट्रेड था इंडिया का हैंडीक्राफ्ट का बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ। कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल्स, मेटल, प्रीशियस स्टोन वर्क्स, मुस्लिम क्लोथ और बहुत ज़्यादा। इंडिया जो था, इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट थी। और ब्रिटिश रूल जो था, ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियन इकोनॉमी जो थी वो डिपेंडेंट हो गई थी और फीडर इकोनॉमी बन गई थी ब्रिटिश इकोनॉमी के लिए, क्योंकि उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लागू कर दिया था इंडिया के अंदर और इंडिया को एक कंज्यूमर बना दिया था रॉ मटेरियल का, और कंज्यूमर बना दिया था फिनिश गुड्स का, और एक्सपोर्टर बना दिया था रॉ मटेरियल का, ठीक है। अब ब्रिटिश रूल का मेन पर्पस क्या था, उनका ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, टू सर्व एंड प्रमोट देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड टू फीड देयर इकोनॉमी। अब लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को बहुत से इकोनॉमिस्ट ने नोटिस करा और उसके ऊपर बहुत सारे स्टेप्स निकाले ताकि उसे इम्प्रूव करा जा सके। और वो इकोनॉमिस्ट थे, दो तीन के नाम आपको लर्न करने हैं, वी राव, RC देसाई, दादा भाई नारावजी, विलियम डिंकपी, ठीक है। नाउ वी विल कम टू एग्रीकल्चर सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या था, अब एग्रीकल्चर सेक्टर जो था, इंडिया एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी, ठीक है। और फिर भी इस एग्रीकल्चर सेक्टर का ड्रॉबैक क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ये था कि एग्रीगेरियन इकोनॉमी होने के बाद भी इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी फूड ग्रेन्स के अंदर, ठीक है। अब मेन रीजंस क्या थे एग्रीकल्चर सेक्टर की स्टेग्नेशन के, लैंड सेटलमेंट सिस्टम या फिर ज़मींदारी सिस्टम भी आप इसे बोल सकते हो। ज़मींदारी सिस्टम लागू कर दिया था ब्रिटिश ने। अब ज़मींदारी सिस्टम के अंदर क्या था कि जो शेयर क्रॉपर्स जो थे, अब एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो भी प्रॉफिट होता था तो वो ज़मींदार के पास चला जाता था लगान के रूप में। लगान एक तरह का एक टैक्स होता था जो कि लैंड के ऊपर लगता था, शेयर क्रॉपर्स के ऊपर। अब ज़मींदार का मेन इंटरेस्ट लगान कलेक्ट करना था और इससे जो थी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी कल्टीवेटर्स की। और ये जो था ये एकदम फिक्स डेट्स पर जाता था और अगर फार्मर्स फेल हो जाते थे इसको भरने के अंदर तो वो अपना लैंड खो बैठते थे, लैंड सीज हो जाता था उनका, ठीक है। अब सेकंड रीजन था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तीन ही पॉइंट्स लर्न कर लीजिएगा। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के ना क्या था कि फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स को उगाने के लिए प्रमोट करा ब्रिटिश ने। अब फार्मर्स को बेनिफिट क्यों होता था, क्योंकि कैश क्रॉप्स के अंदर उनको ज़्यादा पैसे मिलते थे, क्योंकि वो ब्रिटिश खरीदते थे और इसे ब्रिटेन के अंदर ट्रांसफ़र कर देते थे, एक्सपोर्ट कर देते थे, बहुत ही कम रेट्स के अंदर खरीदते थे इसलिए। और इंडिया जो था वो स्टेगनेंट इन फूड क्रॉप्स बंद हो गए थे उगना, क्योंकि मोस्टली फार्मर्स कैश क्रॉप्स ही उगाते थे, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है, जो ब्रिटिश सेक्टर था उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कम, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट थी। जैसे कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, नेग्लिजिबल यूज़ था फर्टिलाइजर्स का, जिसकी वजह से फर्टिलिटी लैंड की कम हो गई थी, इन्वेस्टमेंट की स्कार्सिटी थी। नाउ वी विल कम टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो एकदम प्रोमिनेंट सेक्टर है, जैसे इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर किसी भी कंट्री का प्रॉस्परस है, इसका मतलब वो कंट्री एकदम बिल्कुल सही उसकी GDP होगी, एकदम सही उसकी इकोनॉमी होगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। बिजनेस मैन्युफैक्चर आप करोगे तभी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर क्या था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो था, इंडिया क्या था, इंडिया सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस इकोनॉमी इसीलिए थी क्योंकि उसका हैंडीक्राफ्ट का ट्रेड बहुत अच्छा था। इंडिया वॉज द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। अब प्राइमरी मोटिव, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के डिक्लाइन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर टू फोल्ड मोटिव थे ब्रिटिश रूल के। एक तो टू गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स, ठीक है, और सेल फिनिश गुड्स ऑफ ब्रिटेन इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइजेस, ठीक है। उनका मेन मोटिव था रॉ मटेरियल्स इंडिया से सस्ते दामों पे खरीदना और फिर उसे बेचना ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के गुड्स, फिनिश प्रोडक्ट्स हायर प्राइजेस में इंडिया के अंदर, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के अंदर क्या था, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब ब्रिटिश क्या करते थे कि जो रॉ मटेरियल्स थे ना उसके ऊपर कोई टैक्स वैक्स नहीं लगवाते थे और उसको एक्सपोर्ट करवा देते थे ब्रिटेन के अंदर। पर जो उनके इम्पोर्ट्स थे ना, इम्पोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन, जो भी फॉरेन गुड्स आते थे ब्रिटेन से, उसके ऊपर ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट, कोई ड्यूटी नहीं लगती थी इम्पोर्ट्स के ऊपर, बट हैवी ड्यूटी चार्ज करते थे हैंडीक्राफ्ट के ऊपर। अब हैंडीक्राफ्ट के अगर इम्पोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर हैवी टैक्सेस लगते थे, इसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट्स की जो क्राफ्टर्स थे उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ख़राब हो गई थी। उसकी वजह से वो हैंडीक्राफ्ट डिस्करेज करने लगे उसको एक्सपोर्ट करना, ठीक है। अब एडवर्स इफेक्ट्स हो गए डिक्लाइन होने की वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, क्या हुआ, अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई तो उसका एडवर्स इफेक्ट्स क्या आए, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो थी पॉपुलेशन जो थी विलेजेस की वो बढ़ने लगी, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो गया। अब जो पहले प्रॉस्परस थे तो वो अर्बनाइजेशन हुए, वो माइग्रेट कर गए टाउन्स टू रूरल एरियाज़,
अब वो सिटी, अब रूरल एरियाज टू टाउन्स अर्बनाइजेशन होती है, पर वो माइग्रेट कर गए क्योंकि उनका इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो गया था और ओवर क्राउड हो गए, एग्रीकल्चर सेक्टर ओवर क्राउड हो गया क्योंकि उनके पास और कोई मतलब और कोई ऑक्यूपेशन नहीं थी हैंडीक्राफ्ट्स के अलावा। तो दो दो प्रोमिनेंट इसके अंदर रीज़न, तो एक तो विलेजेस ओवर क्राउडेड हो गए और ओवर क्राउड हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर क्योंकि ऑक्यूपेशन और कोई थी नहीं, ठीक है। अब इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, अब फिनिश गुड्स जो थे उनका इम्पोर्ट की वजह से मतलब जो डोमेस्टिक गुड्स थे वो कम्पीट नहीं कर पाए फॉरेन चीप मशीन मेड गुड्स को, इसीलिए ये भी एक प्रोमिनेंट रीज़न था कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ डिक्लाइन हुई, ठीक है। अब नेक्स्ट, हाई कंपटीशन था मशीन मेड गुड्स का, ठीक है, और शॉर्टेज थी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ की, जो मशीन्स थी उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, इसलिए मतलब हैंडमेड गुड्स और महंगे होते हैं, मशीन मेड गुड्स सस्ते होते हैं, इसलिए हैंडमेड गुड्स की वजह से, इस वजह से भी एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर डिक्लाइन हो गया, ठीक है। अब हम फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं। फॉरेन ट्रेड के अंदर क्या था? फॉरेन ट्रेड के अंदर एक तो इंडिया वॉज द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट, जो कि डिक्लाइन हो गया आफ्टर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड आफ्टर द ब्रिटिश रूल। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल क्या हुआ, इंडिया का जो ट्रेड था मोनोपोली कर दी ब्रिटिश रूल ने, कंट्रोल कर दिया, एकदम कंट्रोल ले लिया अपने हाथ के अंदर, सीज कर लिया उन्होंने सारा ब्रिटिश इंडियन ट्रेड। उन्होंने क्या करा, जो इंडिया का हाफ ऑफ द फॉरेन ट्रेड था वो अपनी हिसाब की कंट्रीज़ के साथ सेटअप कर दिया, जैसे कि चाइना के साथ इंडिया सिर्फ ट्रेड कर सकता था, सिर्फ श्रीलंका, पर्शिया, ईरान और सिर्फ ब्रिटेन के साथ, और किसी कंट्री के साथ इंडिया ट्रेड नहीं कर सकता था। और सीयूज़ कैनल को ओपन कर दिया, जिसकी वजह से जो एक डायरेक्ट रूट बन गया ब्रिटेन और इंडिया के बीच के अंदर, ताकि मतलब ट्रेड फैसिलिटेट अच्छे से हो सके। और इंडिया को क्या कर दिया, इंडिया को कन्वर्ट कर दिया उन्होंने कंज्यूमर ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, सॉरी, कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स इन चीप रेट्स, ठीक है। अब इंडियन वेल्थ जो थी, ये सबसे प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। अब इंडियन वेल्थ ड्रेन कर दी उन्होंने, कैसे कर दी, क्योंकि जो भी एक्सपेंसेस इनकर होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो थे, ब्रिटिश ऑफिस सेटअप करे उन्होंने, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस उन्होंने ले लिए, और ब्रिटिश की वॉर चल रही थी, अब एक्सपेंसेस ऑन वॉर वो भी उन्होंने इंडिया से लिया। और इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो ट्रेड के अंदर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, इनविजिबल आइटम्स मेनली। अब डेमोग्राफिक कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, डेमोग्राफिक कंडीशन। इसके अंदर क्या है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसके अंदर क्या हुआ था, सेंसस हुआ था ये ईयर 1921 के अंदर, और फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है, क्योंकि इसके अंदर सेंसस के बाद बहुत ज़्यादा मतलब इंडियन की जो हेल्थ और बहुत ज़्यादा डिटेरॉइट हो गई थी। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ था 1881 के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट डेटा याद रखने वाली, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर क्या है, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अब 1921 के दौरान मतलब क्या हुआ था, बर्थ रेट एकदम हाई हो गया था और डेथ रेट भी एकदम हाई हो गया था, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे पर 1000 वो 48 से 40 हो गया था, और एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट जो था वो मेल्स का तो ठीक था, बट फीमेल लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। और पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, अब पुअर हेल्थ सैनिटेशन फैसिलिटीज़ तो वैसे ही बहुत ख़राब है इंडिया के अंदर अभी भी, तो तब तो और भी ज़्यादा ख़राब थी हेल्थ फैसिलिटीज़, वाइड स्प्रेड रेट के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से बहुत बीमारियाँ फैल रही थी, बहुत लोग मर रहे थे। अब हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है उसके बाद वो मर जाता है, ठीक है। इन्फेंट की डेथ तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, पर 1000 लाइव बर्थ्स के अंदर 33 पर 1000 थे, उसके बाद वो 32 पर 1000 हो गई, इतनी ज़्यादा थी पहले। और 218 पर 1000 वो करंट ईयर के अंदर हुई 1921 के अंदर। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई, पहले जो थी वो अब तो जैसे अब है 69 ईयर्स, पर तब हो गई थी 32 ईयर्स, इतनी कम रेट के अंदर लोग मरने लगे थे। अब वाइड स्प्रेड पॉवर्टी हो गई, अब पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गई, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ओवर क्राउड हो गया, रूरल एरियाज एकदम पूरे भर गए, ओवर क्राउड हो गए, माइग्रेशन हो गई, तो उसकी वजह से पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी, बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग पहुंच गए थे, ज़मींदारी सिस्टम की वजह से लोगों की वेल्थ एकदम ख़त्म हो गई थी। अब ऑक्यूपेशनल सेक्टर के अंदर हम बात करते हैं, ऑक्यूपेशनल सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्यूपेशनल सेक्टर के अंदर क्या है, फर्स्ट पॉइंट प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, प्रीडोमिनेंस ऑफ, अब हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल सेक्टर की। प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंदर क्या था, 70 to 75% जो पीपल थे वो एंगेज थे प्राइमरी सेक्टर के अंदर, और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के अंदर बहुत कम वर्कफोर्स एंगेज थी, जैसे कि 10 to 15 to 20% बस। और रीजनल वेरिएशन, अब रीजनल वेरिएशन पॉइंट क्या है, रीजनल वेरिएशन के अंदर क्या था कि जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला वगैरह की स्टेट्स थी, वो जो थी अब वो तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट थी हाईली, और उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर के अंदर बहुत कम कंट्रीब्यूशन था इन स्टेट्स की वर्कफोर्स का। और जो ऑन द अदर हैंड उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब की वर्कफोर्स का जो शेयर था वो
उनका एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इंक्रीज़ हो गया था शेयर, बल्कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला वगैरह का जो शेयर था स्टेट्स का वर्कफोर्स का, वो इंक्रीज़ हो गया था मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के अंदर, बट डाउन हो गया था एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। सॉरी, वो पहले पॉइंट गलत बोल दिया। एंड नेक्स्ट वी विल स्टडी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंफ्रास्ट्रक्चर का पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन, इम्पैक्ट जो था ब्रिटिश रूल का। ठीक है, अब इम्पैक्ट क्या था पॉजिटिव, ये वाला पॉइंट बिल्कुल सेम है इंफ्रास्ट्रक्चर से। अब रोड्स के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ठीक है, फूड ग्रेन कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो सेल्फ सफिशिएंट हो गई थी फूड ग्रेन प्रोडक्शन के अंदर। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया था फूड ग्रेन के अंदर। और बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के क्या था, ब्रिटिश रूल ने जो रोड्स इस्टेब्लिश करी थी वो चाहे उन्होंने अपने मेन पर्पज़ के लिए करी थी कि टू मोबिलाइज द आर्मी और शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, बट उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन हुआ, बहुत बेनिफिट हुआ इंडिया को, इंडियन इकोनॉमी को। ठीक है, सोशल ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर बहुत बेनिफिट हुआ। चेक ऑन फेमिनाइंस के अंदर क्या चेक हुआ, पहले जो थी वो कच्चा रोड्स थी, सीमेंटेड रोड्स नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर और रॉ मटेरियल्स को पहुंचाने के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब जैसे कि फेमाइंस का मतलब क्या है, जैसे फ्लड वगैरह होता है, ड्रॉट होता है, तो अब सप्लाई जो होती थी फूड ग्रेन्स की वो पहले नहीं हो पाती थी, बट रोड्स और रेलवेज़ की वजह से सप्लाई जो थी वो बहुत ज़्यादा फास्ट और प्रोमिनेंट रेट में होने लग गई। ठीक है, अब शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। पहले जो इंडियन इकोनॉमी थी वो बार्टर इकोनॉमी थी, सीसी इकोनॉमी, कंज्यूमर इकोनॉमी। उसके अंदर क्या था, अब बार्टर इकोनॉमी से शिफ्ट कर दिया ब्रिटिश ने इंडियन इकोनॉमी को मॉनेटरी टर्म्स के ऊपर। मॉनेटरी टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए उन्होंने, कॉइन्स और करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी। ठीक है, अब इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन से क्या हुआ, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप उन्होंने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम लॉन्च करा था जो कि बहुत एक्सपेंसिव था, बट इफेक्टिव था एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वो कम्युनिकेशन के पर्पज़ से। ठीक है, नाउ this is all about the chapter 1. Now in next video I will discuss chapter 2 with all of you. Okay, till then, goodbye.